धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक छोटी सी सिंपल सी कहावत है, आप लोगों ने खूब सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। लोग कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वो समाज को वही देता है। यानी अगर आप दूध पिलाने वाले हैं तो दूध पिलाने का काम करेंगे, लेकिन कोई जहर उगलने वाला है तो वो जहर उगलने का ही काम करेगा। अब आप कहेंगे कि इतनी लंबी चौड़ी भूमिका एक कहावत के जरिए क्यों बांधी जा रही है? असल में ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका भी इजराइल के जरिए फिलिस्तीन को बर्बाद करवाने पर तुला हुआ है, वो अमेरिका अब लाल सागर में हूतियों से भी लड़ने जा रहा है। उसने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, 10 देशों को साथ मिलाकर एक समूह बना दिया है। सवाल पैदा होता है कि क्या यह समूह सिर्फ हूतियों को डराने के लिए बनाया गया है या कोई जंग का नया मोर्चा खोला जा रहा है? सवाल यह भी उठ सकता है कि कल ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है और उसमें भी हूतियों का मुद्दा उठा है। और आप जानते हैं कि हूतियों से परेशान है सऊदी अरब भी, तो क्या इसमें सऊदी अरब की भी कोई भूमिका है? इन्हीं तमाम सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखने वाले कृष्णकांत यानी के जी फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय वायु सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर तमाम जगह अखबारात में वो अपने आर्टिकल लिखते रहते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद मिस्टर अकरम, अच्छा विषय आपने चुना है जी। क्या मैं जो बात कह रहा हूं इसकी कोई संभावना है या अमेरिका को ऐसी कोशिश करनी चाहिए थी? जिस तरीके से लगातार हूती जो हैं कभी किडनैप कर रहे थे, कभी जहाजों पर हमला कर रहे थे और उसके चलते बहुत सारे देशों ने इस रूट से अपने जहाजों को गुजरने का प्रोग्राम भी सस्पेंड कर दिया था। फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है जो सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं, जिसमें यमन के हुदीज भी एक हिस्सा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इनका स्थान है इस जियोपॉलिटिक्स में, इस जियोग्राफी में, जहां वो है रेड सी से, जहां से इनकी जहाजें जाती हैं, दुनिया भर की तमाम जहाजें जाती हैं। और अभी इस युद्ध में इजराइल के लिए तेल, अस्त्र शस्त्र सब कुछ लेके आ रहे हैं, उस पे उन्होंने प्रतिबंध करने की कोशिश की है और काफी हद तक सक्षम भी हुए। और कम से कम 5 दुनिया के सबसे बड़े जो वाहक है, समुद्री वाहक है, जो कंपनीज है वहां के, उन लोगों ने बंद सा कर दिया, उनका शिप्स वहां से आना से बंद हो गया और एक लंबी रास्ता लेके आ रहे हैं, यानी अफ्रीका के सदर्न मोस्ट टिप से आ रहे हैं। और यह काफी भारी नुकसान उन्हें हो रहा है। यह भला अमेरिका कैसे विश्वास और कैसे उसको बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, उसने डिप्लोमेटिक रिलेशन में, जैसे आपने इनकी बात कही, सऊदी अरबिया की बात कही, यूएई से भी उनकी बातचीत चली, बहरीन भी इन 10 देशों में शामिल हुआ है और यह उसकी कोशिश है। और यह निश्चित रूप से वहां एक युद्ध की एक और स्थान खोल रहा है। और यह जो युद्ध फिलिस्तीन में चल रहा है वह बढ़ रहा है, एस्केलेट हो रहा है जी। ये बढ़ रहा है, एस्केलेट हो रहा है, लेकिन आगे इसी मुद्दे पर बात करें उससे पहले ये जान लेना बेहतर होगा कि पेंटागन ने जो रिपोर्ट जारी की है और जिसमें दावा किया गया है कि 2 जहाजों पर हमला किया गया है, वो क्या पूरी रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो साफ है कि चलते चलते इन्होंने कई जहाजों पर आक्रमण किए, कुछ जहाजों को इन्होंने कैप्चर भी किया और इन दोनों जहाजों पे लोगों ने आक्रमण किया। हुदीस की मिसाइल उस पे आकर टकराए, कुछ हद तक डैमेज भी हुआ, पूरी तरह से नहीं हुआ लेकिन कुछ हद तक डैमेज भी हुआ है। और हुदीज ने साफ साफ, इन लोगों ने, यमन के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी साफ कहा है कि जो जहाज उनके इस क्षेत्र से होकर गुजर रहा है वह एक लीगल टारगेट है यमनीज आर्मी के लिए, यमनीज नेवी के लिए। और वह यह नहीं बर्दाश्त करेंगे कि वो सारे सामग्री जो इजराइल को जा रहे हैं, जो हमास के खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको जाने देंगे। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और नहीं जाने देंगे और उसे वो मारेंगे जी। गाजा पर जब तक बमबारी बंद नहीं होगी तब तक हूतीज भी इस तरीके से जहाजों को निशाना बनाना बंद नहीं करेंगे। अब इसी के साथ एक सवाल यहां पैदा होता है कि कितने देशों ने अभी वहां से आवागमन बंद कर दिया है और जो ये पूरा अमेरिका ने एक ग्रुप तैयार किया है 10 देशों का, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? दोनों चीजें विस्तार से। ये अब 5 बड़े कंपनी जो विश्व में तकरीबन 50% से अधिक मेरीन या मर्चेंट नेवी के थ्रू काम करते हैं,
उन्होंने तकरीबन बंद कर दिया। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि उनमें फाइटर नेवी नहीं है, वह मर्चेंट नेवी वाले हैं। और इस तरह से 50% क्या, उससे अधिक की जो आवागही थी वह तकरीबन बंद हो चुका है। 10 देशों की जहां तक बात कर रहे हैं, यूएस मुख्य रूप से है और उनके नेटो से जो संबंधित है, यूके, कनाडा, इटली, फ्रांस और छोटे मोटे आजकल नीदरलैंड, नॉर्वे, ये काफी जम मार रहे हैं। स्पेन तो है, ये पता नहीं सेचिल्स कहां से आ गए, और बहरीन जिसकी मैंने चर्चा की, ये लोग हैं। और इस तरह से हम देखेंगे कि यूएस की जो ताकत है उसके सामने ये सारे के सारे नतमस्तक हो रहे हैं। और यूएई, सऊदी अरेबिया, ये भी इस पे खामोश है। क्यों खामोश है ये नहीं कह सकते हैं। इजिप्ट भी इनडायरेक्ट रूप से शामिल है। जी, आपने इजिप्ट का जिक्र किया, सऊदी अरब की तरफ बाद में चलेंगे, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इसमें इजिप्ट क्यों शामिल नहीं है और इसमें इजराइल क्यों शामिल नहीं है? इजराइल खुद इसमें शामिल नहीं होना चाहता है। इजराइल के खिलाफ यदि आप देखें तो पूरे विश्व भर में लाखों लाख प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता खिलाफ हो रही है। और अमेरिका के अंदर में जहां अगले वर्ष चुनाव होने वाला है, जो बाइडेन के लिए बड़ा कठिन साबित हो रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है वह 30-35% तक घट चुकी है। ऐसे हालत में वह नहीं चाहते कि इजराइल फिर आगे जंप करे, इसलिए इजराइल इसे जानबूझ के बाहर है। और उसके काम हो रहे हैं अमेरिका के और उनके साथियों द्वारा, तो भला इजराइल क्यों आए। हालांकि आप देखें कि इजराइल ने जो दावा किया था और जिस ढंग से वो आगे बढ़ने की उसने कोशिश की थी कि वह सारे के सारे हमास को नेस्तानाबूद कर देगा कुछ चंद दिनों में, वह सफल नहीं हुआ है। वह खुद ही काफी कष्ट में है। काफी कोशिशों के बावजूद उसकी जो मिलिट्री एम है वह पूरा नहीं हो रही है, जो कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा था। यदि आप इजाजत दें तो संक्षिप्त में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था इस पे मैं कहूं। जी जी, कहिए। उन्होंने कहा था कि इजराइल ने जो दावा किया था कि वह कुछ दिनों के अंदर में सारे के सारे हमास को नष्ट कर देगा, ऐसा नहीं हुआ। उसने कोशिश की थी कि गाजा पट्टी के सारे नागरिकों को वहां से हटाकर वो अपना आधिपत्य करेगा, वह सफल नहीं हुआ। इसके बावजूद कि इतने औरतों और बच्चों को मार रहा है, इसके बावजूद सफल नहीं हुआ। और इसके बावजूद कि हमास इजरायली फोर्स के सामने बहुत कमजोर है, वह सफल नहीं हुआ। यह स्पष्ट दिखाता है कि हमास की विजय है, विक्ट्री है। जी, क्या ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि इन हुतीज से परेशान है सऊदी अरब भी, और कल ही मीटिंग हुई है फोन पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच, और उसके बाद आज लॉयड ऑस्टिन ने इस तरीके का ऐलान कर दिया कि हम देशों को मिलाकर एक ग्रुप बना रहे हैं। तो सऊदी अरब की जो खुन्नस है वो अब लाल सागर के जरिए हुतियों से निकाली जा रही है क्या? देखिए, हाल फिलहाल में तो हुदीज या यमन के साथ सऊदी अरबिया का संबंध अच्छा हो रहा था, यह चीन, रशिया और इन लोगों के मदद से, और ऊपर से दिखाने के लिए कम से कम सऊदी अरबिया को ऐसा मतलब करने में हिचकिचाहट होगी। लेकिन अंदर ही अंदर से चूंकि सऊदी अरबिया के बहुत अच्छे ठिकानों पे हुदीज ने अपने मिसाइल के द्वारा ठिकाने लगाया है, मारा है, इसके बड़े बड़े तेल कंपनियों को इसने नेस्तानाबूद कर दिया है बुरी तरह। ये छोटा सा देश होने के बावजूद पता नहीं कैसे ये लोग कहां तक सफल होते हैं, लेकिन बड़े ही कमिटेड लोग हैं। और इसलिए अंदर ही अंदर सऊदी अरेबिया देखें तो ज्यादा वह अमेरिका के करीब है इसके कि वह यमन या यहां तक कि फिलिस्तीन के भी साथ हो। जी, ईरान को भी समझाने की कोशिश की गई है लॉयड ऑस्टिन के जरिए, और कहा गया कि हुतियों की ज्यादा मदद ना करे, हुतियों से दूरी बनाकर रखे। तो ईरान को लेकर यह क्यों कहा गया है? ईरान बड़ा स्पष्ट है इस मसले में। यदि हुदीज और साथ साथ हुदियों के साथ यदि हम फिलिस्तीन के संघर्ष को देखें या जो रेसिस्टेंस वहां पे हो रहा है, जिसमें हमास है और भी छोटे मोटे ग्रुप हैं जो सीरिया में या ईरान के बॉर्डर पे जो लड़ रहे हैं अमेरिकी हेजेमनी के खिलाफ, इजरायलीज के खिलाफ, जिसको हम लोग या अधिकांश लोग ईरान रेसिस्टेंस कहते हैं, बहुत ही स्पष्ट है, जिसके साथ रशिया भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। इसलिए ईरान को इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वह किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। जी, इसको अगर हम उलट के देखें तो क्या ऐसा हो गया है कि इन हुतियों ने एक तरीके से लाल सागर के जरिए अमेरिका और उसके तमाम जितने भी सहयोगी हैं उनके गले पर पैर रख दिया है, पंजा रख दिया है? बिल्कुल रख दिया। और अमेरिका के लिए खासी बेइज्जती की बात है।
जो इजराइल का हो रहा है फिलिस्तीन में हमास के खिलाफ, वह तो दिख रहा है, वह तो उसकी बेइज्जती हो ही रही है। 70 दिन से अधिक लड़ाई के हो चुके हैं तकरीबन। और अमेरिका के काफी कोशिशों के बावजूद, एक तरफ जहां उसकी बेइज्जती रूस के खिलाफ जितनी भी कोशिश कर ली यूक्रेन में हो रहा है, यहां पर भी एक छोटा सा यमन जैसा देश हालांकि बैठा हुआ ऐसे जगह पे जहां वो पूरे इस समुद्र के इलाके में अपना आधिपत्य दिखा रहा है। और ईरान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने तो यहां तक साफ साफ कह दिया है कि इस इलाके में जो अमेरिका कर रहा है वो उसे बर्दाश्त नहीं है। या 10 देश हो या चाहे कितने भी हो, वह हमारा आधिपत्य का क्षेत्र है, वो हमारा एरिया है, और उसमें ये लोग कुछ करेंगे तो उसका नुकसान अमेरिका को भारी पड़ेगा। और अमेरिका के लिए गले पे क्या, गले के अंदर तक इन्होंने हाथ घुसा रखा है। जी, चलिए अब देखना होगा कि अमेरिका का जो गला दबाया जा रहा है, क्या अमेरिका उस अपने गले को कैसे आज़ाद कराता है, क्योंकि एक और खबरें ये भी चल रही हैं कि हूतियों से बातचीत की जा रही है और बातचीत जब कुछ ही नतीजे पे नहीं पहुंची तो अब जाके ऐलान कर दिया गया कि 10 देशों को लेकर एक ग्रुप बना दिया गया। तो क्या अब अटैक किया जाएगा और क्या अब फिलिस्तीन के बाद जो है यमन एक बड़ा जो है हमला झेलने वाला मुल्क बनने जा रहा है, और इसमें इसराइल की क्या भूमिका हो रही है अभी स्पष्ट नहीं की जा रही है, लेकिन ये तो साफ है कि ये सब इजराइल के लिए ही किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे किसी और मुद्दे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मिस्टर अकरम।